वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस सिंप्लेक्स मेथड और मैंने आपको सिंप्लेक्स मेथड में कंडीशन बताई थी कि मैक्सिमाइज जेड होना चाहिए और इनइक्वालिटीज जो है वो हमारे पास लेस देन की होनी चाहिए। बाय चांस अगर क्वेश्चन आ जाए मिनिमाइज जेड का और इनइक्वालिटीज हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए, सो उस केस पे हमारे पास मेथड लगेगा बिग एम मेथड या फिर टू फेस मेथड। इसको हम आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम आर्टिफिशियल वेरिएबल्स ऐड करते हैं। तो थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं। व्हाट इज अ बिग एम मेथड? The artificial variable like surplus and slack variable, these are the imaginary variables which are introduced in the constraints with inequalities less than or equal to। तो हमने slack पढ़ा, surplus पढ़ा, तो हम ये दोनों वेरिएबल्स कब इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? जब हमारे पास ग्रेटर देन का साइन हो या फिर इक्वल टू का साइन हो। देन जस्ट दे आर इंट्रोड्यूस टू फॉर्म द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दीज वेरिएबल्स हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, इनका सिग्निफिकेंस नहीं होता, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इन वेरिएबल्स को लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं 0s1 एंड 0s2, सो इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। सो दीज वेरिएबल्स हैव टू बी रिमूव्ड बाय द सिंप्लेक्स मेथड टू हैव मीनिंगफुल सोल्यूशन। Here we have a large price say -m to be allotted artificial variable in the objective function। अब जो artificial variables हम ऐड करेंगे ना, वो हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर भी लिखेंगे। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर भी लिखा हुआ है। दिस मेथड ऑफ सोल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल इट इज़ गिवन बाय चांस एंड इज नोन एज चांस बिग एम मेथड। तो ये चांस ने हमें दिया था, उसको हम चांस बिग एम मेथड बोलते हैं। सो नाउ लेट अस सी बिग एम मेथड। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ईजी है। अगर आपको सिंप्लेक्स मेथड आता है तो सॉल्व करना, तो बिग एम मेथड में भी उसी का यूज होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन है मैक्सिमाइज जेड सब्जेक्ट टू दीज कंस्ट्रेंट्स 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 18, 3x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30, x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 26। तो इसमें आपके सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे कि ग्रेटर देन होगा तो क्या होगा, लेस देन होगा तो क्या होगा। अब क्वेश्चन है मैक्सिमाइज का, तो मैक्सिमाइज से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मिनिमाइज होता तो उसको मैक्सिमाइज बनाते हैं, तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करते हैं इन कंस्ट्रेंट्स की। तो जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट है 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 18, तो इस कंस्ट्रेंट में इनइक्वालिटी दे रखी है हमें, ये जो चीज़ है ये लेस है, तो हमें यहाँ पे कुछ ऐड करना पड़ेगा ताकि ये जो पार्ट है इसकी इक्वल हो जाए। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे स्लैक वेरिएबल, जो हम ऑलरेडी ऐड करते हुए आए हैं इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन में। तो यहाँ पे ऐड करेंगे स्लैक वेरिएबल, दैट इज 2x1 प्लस x2 स्लैक वेरिएबल s1 इज इक्वल टू 18, ताकि जो मेरी इनइक्वालिटी है ये इसके इक्वल बन जाए। तो हमारे पास जो इनइक्वालिटी थी 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 18, तो ये इक्वालिटी बन चुकी है 2x1 प्लस x2 प्लस हमने एक स्लैक वेरिएबल ऐड किया है s1 इक्वल्स टू 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30। अगर ग्रेटर देन होता है तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, कोई चीज़ माइनस करते हैं। क्या करते हैं? कोई चीज़ माइनस, जो माइनस करते हैं उसको बोलते हैं हम सरप्लस वेरिएबल, लेट इट बी s2, ताकि इक्वल हो जाए। लेकिन हमने माइनस किया, तो माइनस हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें तो हम यहाँ पे एक आर्टिफिशियल वेरिएबल खुद से डालना पड़ेगा, लेट इट बी a1, ताकि ये 30 के इक्वल हो जाए। क्योंकि हमें सारी चीज़ें जो बेसिक वेरिएबल्स हैं वो प्लस में लेते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे माइनस में किया है, तो हम यहाँ पे एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 26। ये चीज़ इक्वल दे रखे 26, अगर इक्वल आ जाता है तो हम यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करेंगे। x1 प्लस 2x2 a1 आ चुका है, तो यहाँ पे आ जाएगा a2 इक्वल टू 26। ये आपको ध्यान रखना, अगर लेस देन की इनइक्वालिटी है तो हम सिंपल s1 ऐड करेंगे। अगर ग्रेटर देन है तो हम एक सरप्लस वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करेंगे और एक आर्टिफिशियल ऐड करेंगे उसके बाद। अगर इक्वालिटी है तो हम एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करेंगे। अब हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इसमें क्या चेंज आएगा? देखिए, जो हमारा क्वेश्चन था मैक्सिमाइज z, वो आ जाएगा मेरे पास 2x1 प्लस 4x2। s1 और s2 के साथ तो हमने कोफिशिएंट पढ़ा था कि 0 लिखते हैं हम, 0s1 प्लस 0s2। लेकिन आर्टिफिशियल के साथ हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे कांस्टेंट माइनस m a1 माइनस m a2, जो मैंने आपको अभी इसकी डेफिनेशन में पढ़ाया था। तो ये मेरे पास न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन चुका है। अब हम इसकी टेबल देखते हैं कैसे फॉर्म करेंगे। देखिए, जिसकी टेबल है बिल्कुल सिमिलर वे में फॉर्म करेंगे। c भी लिखेंगे, फिर b लिखेंगे, फिर x भी लिखेंगे, फिर यहाँ पे x1 x2 s1 s2 a1 a2 सारी टर्म्स, ये सारी चीज़ हम यहाँ लिखेंगे x1 x2 s1 s2 a1 a2। अब हम बात करते हैं, तो जो फर्स्ट इक्वेशन है 2x1 प्लस x2 प्लस s1, तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो x1 का कोफिशिएंट मेरे पास है 2, x2 का है 1, s1 का है 1, s2 का नहीं है तो 0, a1 का भी नहीं है तो 0, a2 का भी नहीं है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की 3x1 प्लस 2x2 माइनस s2 प्लस a1 इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पे x1 के साथ कोफिशिएंट है 3, x2 के साथ है 2,
S1 का नहीं है, S2 का मेरे पास है -1, A1 का है 1, A2 प्रेजेंट नहीं है तो 0। नेक्स्ट हमारे पास है x1 + 2 x2 + A2 = 26। तो यहाँ पे इसका 1 है, x2 का है 2, S1 और S2 प्रेजेंट नहीं है, A1 प्रेजेंट नहीं है तो इसका आ जाएगा 0 और इसका आ जाएगा 1। अब बात करते हैं बेसिक वेरिएबल। बेसिक वेरिएबल कौन होगा? बेसिक वेरिएबल वो होगा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो में 1 0 0, नेक्स्ट रो में 0, A1 ले ले तो 0 1 0, और या इसको अगर छोड़ दो तो ये चीज़ हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है। तो मतलब S1 A1 और A2 हमारे पास क्या हो जाएंगे? बेसिक वेरिएबल। सो S1 A1 A2 हमारे पास क्या है? बेसिक वेरिएबल्स। एक चीज़ आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ। अगर आपके पास 3 इक्वेशंस है ना, तो यहाँ पे 3 बेसिक वेरिएबल आएंगे। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा माइंड में। तो यहाँ पे बात करते हैं XB की। XB क्या होता है? अगर मैं x1 x2 x3 को 0 पुट कर दूँ तो हमारे पास S1 S2 S3 की क्या वैल्यू आती थी? तो हमने ये सीखा था। अब यहाँ पे मुझे फर्स्ट पार्ट में देखिए, फर्स्ट पार्ट में मुझे S1 की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे x1 x2 को 0 पुट करूँगी तो मुझे मिल जाएगी वैल्यू 18। नेक्स्ट पार्ट में मुझे A1 की वैल्यू चाहिए, तो मैं x1 को भी 0 पुट करूँगी, x2 को भी 0 पुट करूँगी, S2 को भी 0 पुट करेंगे तो मुझे वैल्यू मिलेगी 30। x1 को भी 0, x2 को भी 0, तो यहाँ पे A2 की वैल्यू मिल जाएगी 26। या फिर अगर आपको शॉर्ट ट्रिक रखनी है तो ये साइड में लिखा होता है ना 18 30 26, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, आप उसको डायरेक्ट पुट कर दो 18 30 26। अब बात करते हैं इनका कॉस्ट फंक्शन। जो मैक्सिमम z न्यू आया है उसके अकॉर्डिंग इसका कॉस्ट फंक्शन क्या आएगा? S1 की बात करें तो यहाँ पे उसका कोफिशिएंट है 0, A1 की बात करें तो उसका है -m, A2 की बात करें तो इसका भी है -m। अब बात करते हैं CJ की। तो x1 का कॉस्ट फंक्शन है मेरे पास 2, x2 का है 4, देन 0 देन A1 का है -m, देन इसका -m। तो टेबल कर लिया। अब टेबल करने के बाद हमें सेम करना है जो हमने सिंपलेक्स मेथड में करा था। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इनइक्वालिटीज़ को कैसे चेंज करेंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करके, फिर बाकी प्रोसीजर तो सेम ही है। फिर हम फाइंड आउट करेंगे ZJ दैट इज CBI XJ। उसमें क्या आता था? फर्स्ट रो हमेशा 0 बनती थी, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बनेगा। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं CBI XJ मतलब CB इंटू x1 फर्स्ट, दैट इज -3m -m, दैट इज -4m। नेक्स्ट -2m -2m, दैट इज -4m। नेक्स्ट वी हैव 0, then 0 into 0 0, -m into -1 that is +m। नेक्स्ट वी हैव -m, और यहाँ से भी इस रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा मुझे -m। नहीं, ZJ होता है CJ माइनस ZJ, डेल्टा J की वैल्यू होती है CJ माइनस ZJ। तो यहाँ से देखिए 2 - 4m दैट इज 2 + 4m बन जाएगा, 4 + 4m बन जाएगा, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा -m, ये आ जाएगा 0 0। अब कोफिशिएंट किसका हाईएस्ट है? यहाँ देखिए 4 + 4m, 4m तो सेम है, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 2 है, तो मतलब ये वाला जो चीज़ें मोस्ट पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास बनेगा एंटरिंग वेरिएबल। तो इस रो को आप हाईलाइट कर दीजिए, इस कॉलम को, सॉरी। अब मिनिमम रेशियो फाइंड आउट करते हैं। मिनिमम रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो रो हमने, जो हमारा कॉलम हाईलाइटेड है उसको XB से डिवाइड करते हैं। तो XB डिवाइड बाय x1, 18 डिवाइड बाय 1, ये हमारे पास आ जाएगा 18, यहाँ लिख लेते हैं 18 बाय 1, 30 बाय 2, 26 बाय 2, तो आ जाएगा 18 15 और 13। तो इसमें से मिनिमम वैल्यू है हमारे पास ये, तो ये हमारे पास एंटरिंग कॉलम बनेगा, जिसको भी हम मार्क कर लेते हैं। जो इन दोनों की इंटरसेक्शन पे हमें पॉइंट मिलता है इसको हम बोलते हैं की एलिमेंट या फिर पिवोट एलिमेंट। अब हमारे पास A2 जा रहा है और x2 आ रहा है, तो आप यहाँ लिख सकते हो एंटरिंग है हमारे पास x2 और आउटगोइंग है A2। अब जो ये वाला एलिमेंट है 2, इसको हम 1 बनाते हैं जैसे हमने सिंपलेक्स टेबल में सीखा हुआ है। तो जब हम इसको 1 बनाएंगे तो इस पूरी रो को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगी, तो यहाँ पे आ जाएगी डायरेक्ट, ये आ जाएगा 13 1/2 1 0 0 0। अब यहाँ पे S1 तो एज इट इज रहेगा, A1 भी यहाँ पे एज इट इज रहेगा, बस A2 की जगह पे क्या आ जाएगा x2। अब यहाँ पे इस मेथड में क्या चीज़ नहीं है, इसमें ये नया है कि जो भी आर्टिफिशियल वेरिएबल हमारे पास आउटगोइंग होते हैं ना, उसको नेक्स्ट टेबल में हम बनाते ही नहीं, उसको हम लीव कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं A2 की वैल्यूज नहीं लिखूंगी, यहाँ पे मैं डैश लगा दूँगी, तो यहाँ पे एक वेरिएबल मेरे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ दिस न्यू रो वी हैव टू मेक दिस एलिमेंट 0 एंड वी हैव टू मेक दिस एलिमेंट 0। सो हम देखिए ऑपरेशन क्या लगाते हैं, हमें ऑब्टेन करनी है न्यू R2। तो यहाँ देखिए हमें ऑब्टेन करनी है न्यू R2। तो न्यू R2 कैसे ऑब्टेन होएगी, ओल्ड R2 -2 टाइम्स ऑफ न्यू R3। देखिए न्यू R2 ओल्ड R2 देखिए क्या है हमारे पास 30
3 2 0 -1 1 0। आपको रफ वर्क में करनी कैलकुलेशन। -2 टाइम्स -2 टाइम्स वो हम लिखेंगे किसका करना है, -2 टाइम्स। -2 टाइम्स हमें करना है जो नई रो आई, दैट इज 13 1/2 1 0 0 0। और ये वाला वेरिएबल ले ही ना, क्योंकि ये A2 है तो A2 तो हमें चाहिए नेक्स्ट रो में। तो आ जाएगा मेरे पास 30 - 26 दैट इज 4, 3 - 1 दैट इज 2, दिस इज 0, दिस इज 0। सॉरी ये आ जाएगा मेरे पास -1, सॉरी ये भी 0 है, सॉरी 0। ये हमारे पास आ जाएगा -1, दिस इज 1, और ये वाला हमें लेना ही नहीं है। नेक्स्ट हमें ये वाला एलिमेंट 0 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हमें ऑब्टेन करनी है न्यू R1। तो हम ऑपरेशन लगाएंगे ओल्ड R1 माइनस ये वाला एलिमेंट 1 बनाना है, ये वाला एलिमेंट ऑलरेडी 1 है, तो माइनस हम कर देते हैं न्यू R3। साइड में अपना फर्क में लिख लीजिए रो 18 2 1 0 0, A2 को हम लेते ही नहीं है। -13 जो न्यू रो है -1/2 -1 -0 -0 से आ जाएगा मेरे पास 5 3/2 0 0 0 एंड 0। 18 2 1, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा मेरे पास। अब मेरे पास कॉस्ट फंक्शन देखते हैं। S1 का तो 0 ही है, A2 का मेरे पास -m है, और X2 का है हमारे पास यहाँ पे 4। अब यहाँ पे CJ लिखते हैं, दैट इज 2 4 0 0 -m ये तो सेम रहता है हर फंक्शन में। अब हम दोबारा फाइंड आउट करेंगे ZJ की वैल्यू, दैट इज CBI समेशन CBI XJ। सो फर्स्ट इसकी प्रोडक्ट करते हैं, आ जाएगा -2m + 2। नेक्स्ट आ जाएगा 4, नेक्स्ट इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो 0, नेक्स्ट वी हैव m, नेक्स्ट वी हैव -m। फिर हम फाइंड आउट करेंगे डेल्टा J, दैट इज CJ - ZJ। 2 माइनस दिस दैट इज 2m 0 0 -m, दिस इज 0। अब यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट कोफिशिएंट किसका है, मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू x1 की, तो ये हमारे पास एंटरिंग वेरिएबल होगा। आउटगोइंग के लिए ये कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेंगे। आउटगोइंग के लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा मिनिमम रेशियो। तो मिनिमम रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे, XB डिवाइडेड बाय जो कॉलम सिलेक्टेड है x1। सो दिस विल बी 5 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 आ जाएगा, दैट इज 10/3। नेक्स्ट इज 4 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2। 13 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 6 पॉइंट समथिंग, एंड दिस इज 3 पॉइंट समथिंग। सो हमारे पास मिनिमम रेशियो किसका है, इसका। सो R इस रो को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारे पास A2 की रिप्लेसमेंट में अब क्या आएगा, यहाँ पे A2 नहीं है, A1 है, सॉरी। तो A1 की रिप्लेसमेंट में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे x1। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एंटरिंग हमारे पास क्या है, x1, और आउटगोइंग कौन सा है, A1। तो हमारे पास न्यू टेबल फॉर्म करेंगे। तो नाउ जो हमारे पास की एलिमेंट आया उसको हम 1 बनाएंगे। 1 कैसे बनाएंगे, इस पूरी रो को 2 से डिवाइड कर देंगे। पहले यहाँ पे हम बेसिक वेरिएबल लिख लेते हैं S1। हमारे पास A1 की जगह पे आ चुका है x1, हेयर वी हैव x2। इनके कॉस्ट फंक्शन लिख लेते हैं। x1 का कॉस्ट फंक्शन हमारे पास है 2 एंड इसका 4, S1 का तो 0 ही है। इस पूरी रो को 2 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 2 1 0 0 -1/2। अब A2 तो हम ऑलरेडी छोड़ चुके हैं। अब यहाँ पे A1 भी हमारे पास आउट गोइंग है, तो A1 को भी हम नेक्स्ट टेबल में नहीं लिखेंगे। सो हमारे पास न्यू टेबल आ चुका है। अब नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस न्यू रो हम इस एलिमेंट को 0 बनाएंगे और इस एलिमेंट को 0 बनाएंगे। तो अब हमें ऑब्टेन करना है, यहाँ पे देखिए, वी हैव टू ऑब्टेन न्यू R1। तो न्यू R1 के लिए मैं क्या करूँगी, ओल्ड R1, इस एलिमेंट को 0 बनाना, तो -3/2 टाइम्स ऑफ योर न्यू R2। ओल्ड R1 है मेरे पास 5, 3/2 0 1 0 0, -3/2 टाइम -3/2 टाइम्स। ये चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि A1 A2 हमारे पास एक्सक्लूड हो चुके हैं। आ जाएगा 2 1 देन 0 देन 0, और यहाँ पे -1/2 तो आएगा ही शायद। S2 वाला तो लेंगे ना, तो 0 तो आएगा यहाँ पे। -3/2 टाइम्स ऑफ -12 से हमारे पास आ जाएगा 5 -3 दैट इज 2। नेक्स्ट इज 0, नेक्स्ट इज ऑल्सो 0,
1 माइनस 3/2, नहीं सॉरी 1 माइनस 3/2 इंटू 0, तो आ जाएगा 1. नेक्स्ट इज 3/4. नेक्स्ट हमें न्यू R3 फाइंड आउट करनी है. सो न्यू R3 के लिए हम ऑपरेशन लगाएंगे ओल्ड R3 माइनस हाफ ऑफ न्यू R2. इसको आप खुद सॉल्व कीजिएगा, फिर देखिएगा इसका आंसर क्या आ रहा है. इसकी मैं डायरेक्ट लिखती हूँ यहाँ पे 0 1 0, सॉरी यहाँ पे आ रहा है 12 0 1 0 1 5. ठीक है, ये हमारे पास एलिमेंट है. इसको बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा, कैलकुलेशन जैसे मेरी मिस्टेक होगी आपकी भी हो सकती है. हम जेड फाइंड आउट करेंगे, दैट इज CBI इंटू एक्सजे. हम फाइंड आउट करेंगे दिस प्रोडक्ट ऑफ दिस इंटू दिस, दैट इज 2. नेक्स्ट इसकी इससे करेंगे तो 4. नेक्स्ट वी हैव 0. नेक्स्ट वी हैव 2 माइनस 1/2, दैट इज -1 1, दैट इज 0. अब हम ऊपर लिखेंगे आपके CJ की वैल्यू होगी मेरे पास 2 4 0 0. उसकी लिखने की जरूरत है. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 0 0 0. तो मतलब सारी चीज़ 0 आ चुकी. डेल्टा जे हमारे पास नेगेटिव आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए. तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें मिल चुका है कि डेल्टा जे हमारे पास इक्वल टू 0 आ चुका है. अब वैल्यूज़ क्या आएंगी, x1 के सामने वाली x1 की वैल्यू आ जाएगी और x2 के सामने वाली x2 की वैल्यू आ जाएगी. अब मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने, मैक्सिमम z की वो आएगी इनका प्रोडक्ट 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 12, या फिर ये वैल्यू उठा के ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी पुट कर सकते हैं आप. तो आ जाएगा 4 प्लस 48, दैट इज 52. आई होप आपको एक क्वेश्चन क्लियर होगा. लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2 नाउ. देखिए जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है वो है हमारे पास मिनिमाइज z x1 प्लस x2 प्लस 3x3 सब्जेक्ट टू दीज कंस्टेंट. अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने एक मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन उठाया कि आपको पता लग जाए कि मिनिमाइजेशन को हम मैक्सिमाइजेशन में कैसे चेंज करते हैं. देखिए जो मिनिमाइजेशन वाला क्वेश्चन है हम उसको वैसे तो जनरली सॉल्व कर नहीं सकते, तो उसको मैक्सिमाइजेशन में हमें चेंज करना पड़ेगा. तो उससे पहले हम इस कंस्ट्रेंट्स को देख लेते हैं. ये जो कंस्ट्रेंट है ये हमारे पास लेस देन इक्वल टू है, तो यहाँ पे हमें एक स्लैक वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा. लेट इट बी S1. ये जो कंस्ट्रेंट है हमारे पास ये ग्रेटर देन है, तो हम यहाँ से कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. वो हम करेंगे सरप्लस वेरिएबल S2. लेकिन जब सब्ट्रैक्ट करते तो हमें एक आर्टिफिशियल वेरिएबल देना पड़ता, तो यहाँ पे हमने दे दिया A1 ताकि ये इक्वल हो जाए 3 के. अब हम बात करते हैं मैक्सिमाइज z. उसको हम ले लेते हैं z स्टार, जो हमारा न्यू z है. तो इस जो भी ये चीज़ है ना उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो. -x1 -x2 -3x3 मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये जो है न्यू z के लिए हमें ये वाली चीज़ें भी इनमें इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी. तो सरप्लस वेरिएबल के साथ तो हम लिखेंगे 0s1, स्लैक वेरिएबल के साथ फिर सरप्लस के साथ हम लिखेंगे 0s2, और लेकिन आर्टिफिशियल वेरिएबल के साथ हम लिखेंगे -ma1. ठीक है, अब हम यहाँ लिखते हैं हमारी टेबल बन चुकी है. टेबल में देखिए हमने सारी वैल्यूज पुट की है CB B XB X1 X2 X3 S1 S2 A1. अब बात करते हैं बेसिक वेरिएबल होगा कौन, उसका हमें पहले इसको टेबुलेट करना पड़ेगा फिर हमें पता लगेगा. तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज 3 2 X3 इसमें है नहीं 0, S1 यहाँ पे है 1, S2 नहीं है 0, A1 भी नहीं है 0. नेक्स्ट में देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर 2 इक्वेशन है तो 2 बेसिक वेरिएबल, 3 इक्वेशन है तो 3 बेसिक वेरिएबल मिलेंगे. नेक्स्ट में आ जाएगा मेरे पास 2 1 2 2 1 2, S1 का नहीं है 0 -1 1. अब देखिए अगर मैं इसको S2 को हटा दूँ तो ये मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना. इसका मतलब S1 और A1 मेरे पास क्या है, बेसिक वेरिएबल. हमेशा एक बेसिक वेरिएबल एक इक्वेशन से आएगा, दूसरा बेसिक वेरिएबल दूसरी इक्वेशन से आएगा. अब देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं z CJ, दैट इज यहाँ से पुट करेंगे -1 -1 -3 0 0 -m. x भी पुट करते हैं. x भी मैंने आपको बताया था, या तो डायरेक्ट ही पुट कर दो 3 3, या फिर x1 और x2 को 0 पुट करके करो. तो मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ 3 3. x1 का कॉस्ट फंक्शन है 0 और A1 का है -m. z फाइंड आउट कर देते हैं CBI XJ, तो जगह -2m, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, देन इसकी प्रोडक्ट इसके साथ -m -2m 0m -m. z फाइंड आउट कर देते हैं CJ -z, दैट इज -1 + 2m -1 + m -3 + 2m 0 -m 0. अब हमें फाइंड आउट करना है इसमें से मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या है. तो आप 1 मिनट देखिए, सोचिए कौन सी पॉजिटिव वैल्यू है इसमें. तो देखिए फर्स्ट वाली है 2m -1, नेक्स्ट है 2m -3.
तो ये कोई भी वैल्यू हो m की, ये वाली जो चीज़ है वो छोटी है, 2m-1 बड़ा है, तो ये हमारे पास इनकमिंग वेरिएबल होगा। सो x1 हमारे पास क्या है, इनकमिंग। इस कॉलम को हम हाईलाइट कर देंगे। मिनिमम रेशियो के लिए हम फाइंड आउट करेंगे xb बाय जो हाईलाइटेड कॉलम है x1, दैट इज 3/3 देन 3/2, दिस इज इक्वल टू योर 1 एंड दिस इज 1.5। सो ये हमारे पास इनकमिंग हो जाएगा। सो दिस रो विल बी हाईलाइटेड। ये हमारे पास क्या है, की एलिमेंट। नाउ अब हमें क्या करना होता है, इस की एलिमेंट को 1 बनाना होता है, सेम प्रोसीजर। तो इस पूरी रो को, यहाँ पे इनकमिंग आ चुका है मेरे पास x1, तो आप लिख सकते हो कि इनकमिंग कौन है, x1, और आउटगोइंग कौन है हमारे पास, s1। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा x1 और यहाँ पे आ जाएगा a1। x1 का पोस्ट फंक्शन मेरे पास है -1, a1 का है मेरे पास -m। अब इस पूरी रो को मैं 3 से डिवाइड कर दूंगी ताकि एलिमेंट क्या बन जाए, 1। दैट इज 1 1, 2/3 0, 1/3 0 0। Next, with the help of this new row, we have to make this element as 0. So we have to find out new R2. So we will use old R2 minus 2 times of new R1. So हमारे पास old R2 है 3 2 1 2 0 -1 1. We will do minus 2 times of न्यू R1। सो दिस इज इसका फर्स्ट, देन 1, देन इसकी वैल्यू है 2/3, देन 0, देन 1/3, देन 0, देन 0। सो ये फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 2 - 2 दैट इज 0, 1 - 4/3 दैट इज -1/3, दिस इज -2/3। पहले यहाँ पे आ जाएगा 0 सॉरी 2। नेक्स्ट वी हैव हियर, सो इसको माइनस करने के बाद हमारे पास ये रो आ जाएगी। अब हम फाइंड आउट करेंगे जेड जे, दैट इज CBI(xj). तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये मेरे पास आ जाएगा -1, नेक्स्ट इज -2/3 प्लस m/3 -2m -1/3 प्लस 2/3m m -m। अब यहाँ पे लिख लेते हैं CJ, दैट इज -1 -1 -3 0 0 -. सो उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, -1 -1 0, नेक्स्ट है -1 प्लस 2/3 दैट इज -1/3 -m/3, नेक्स्ट वी हैव हियर -3 प्लस 2m, नेक्स्ट है 1/3 -2/3m -m, नेक्स्ट वी हैव 0। अब हमारे पास जो मोस्ट पॉजिटिव एलिमेंट है वो एंटरिंग एलिमेंट बनेगा। तो मोस्ट पॉजिटिव ये है x3 जो हमारे पास एंटर करेगा, ये वाला कॉलम बन जाएगा। फिर हम फाइंड आउट करेंगे मिनिमम रेशियो जो आ जाएगा मेरे पास xb बाय x3। सो 1 डिवाइड बाई 0 इसको हम लेंगे नहीं क्योंकि इन्फिनिटी बन रहा है। नेक्स्ट आ जाएगा मेरे पास 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 1/2। तो यही मेरे पास मिनिमम रेशियो आ रहा है। तो इस रो को हम सेलेक्ट करेंगे। नाउ अब हम इस एलिमेंट इस 2 को क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे, ऊपर वाला 0 हमें ऑलरेडी गिवन है। नाउ वी विल डिवाइड दिस रो बाय 2। अब यहाँ पे a1 जो है वो हमारे पास आउट गोइंग है और x3 एंट्रिंग है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम x3 और यहाँ पे x1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसका कोफिशिएंट है -1 और इसका कोफिशिएंट है -3। नाउ इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा 1/2 0 -1/6 1 -1/3 -1/2 और a1 जो है वो एंटर करे तो a1 को हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं क्योंकि बिग एम मेथड में हम ऐसे ही फॉलो करते हैं कि कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल एंटर कर जाता है तो हम उसको लीव कर देते हैं। मैं यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है 0 तो 1 1 2/3 0 1/3 0। अब हम फाइंड आउट करेंगे zj दैट इज CBI(xj) समेशन दैट इज -1, दिस इज -2/3 एंड प्लस 3/6। तो आ जाएगा -2/3 प्लस 1/2 दैट इज -4 प्लस 3/6 दैट इज -1/6। नेक्स्ट वी हैव -3, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 1 एंड वी हैव 3/2। ये कोस्ट फंक्शन लिख लेते हैं zj दैट इज -1 -1 -3 0 0, दिस विल बी इक्वल टू 0
-1 + 1/6 दैट इज -5/6, देन 0, देन -1 दैट इज -3/2। सारी चीज़ें नेगेटिव आ चुकी है, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें मिल चुका है कि ZJ जो है वो लेस देन 0 है। दिस इज ZJ दैट इज CJ माइनस ZJ। ZJ हमारे पास 0 से छोटा आ चुका है, तो अब यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से 1, और x3 की वैल्यू क्या आ रही है 1/2। x2 की नहीं है तो x2 को हम क्या लिख देंगे 0। अब हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमाइज z, तो हम क्या करते हैं, इनकी प्रोडक्ट का दैट इज -1 और इनकी प्रोडक्ट दैट इज -3/2 दैट इज -5/2। लेकिन हमें तो निकालना था मिनिमम z, और मिनिमम z हमने क्या लिया था माइनस ऑफ मैक्सिमम z। हमने मैक्सिमम z के लिए मिनिमम z का ऐसे क्या था ना, मैक्सिमम z निकालने के लिए हमने माइनस और मिनिमम z कर दिया था। तो मैक्सिमम z क्या हो जाएगा माइनस, मतलब माइनस को उधर ले गए, तो मिनिमम z निकालने के लिए इसके माइनस करना पड़ेगा दैट इज 5/2। तो ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू है। बस लास्ट में आपको ये स्टेप ध्यान रखना है। आई होप आपको बिग एम मेथड समझ आया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस 2 फेज मेथड। टिल देन थैंक यू।